I'm Shrishti Podar, your friend and your science educator on Study Wizards. And from today, I'll be there with you guys on this amazing journey of science for class 8. So, let us get started with our very first chapter of NCERT textbook, that is crop production and management. ये जो चैप्टर है ना, ये आपके फ्यूचर के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप आगे जाके एग्रीकल्चर को एज योर करियर परस्यू करना चाहते हैं, either after class 10th or after class 12. This forms the basics of agriculture. Also, it is important from examination point of view. So, let us get started. Okay. सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को देखते हैं, राइट? टाइटल का मतलब क्या है? If we see the meaning of the title of this chapter, then we will be clear about what are we actually going to cover in this chapter, right? So, crop production and management. Crop. What do we mean by crop? Simply फसल in Hindi, है ना? अपन एक एरिया ले लेते हैं, ओके? एक एरिया में अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप्स आर प्लांटेड बाय अ फार्मर ऑन अ लार्ज स्केल, that is simply crop. Okay, example can be cereals like rice, wheat, pulses. Okay, it may be any vegetable like brinjal, potato, like that. Okay, it can be any fruit like mango, banana. Okay, grapes. That is simply crop. What is production? Production means हम स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए. लाइक यू नो, सबसे पहले अपन फील्ड मैनेजमेंट करते हैं, फील्ड को प्रॉपरली तैयार करते हैं फॉर सोइंग, देन सोइंग सीड्स, बीज बोना. ओके, देन और स्टेप्स फॉलो करते हैं टिल इट्स हार्वेस्टिंग, टिल इट्स स्टोरेज एंड देन इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. वो प्रोडक्शन है. मैनेजमेंट, हम कैसे उसको एफिशिएंटली, जो भी हमने प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, हम कैसे उसको एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं सो दैट वी मिनिमाइज द क्रॉप लॉसेस, ओके, एंड मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्शन. अब एक बात है, हमको प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज क्यों करना है? क्योंकि नो that the population is very large and it's growing day by day. Okay, so उनके सारे फूड नीड्स को भी तो मीट करना होगा. वो हम फूड नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अगर प्रोडक्शन ही रेगुलर नहीं हुआ, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ फूड का, तो कैसे होगा? ओके, सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था चैप्टर का. आई जस्ट क्विकली जंप इनटू द पीडीएफ. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है? व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? हम खाना क्यों खा रहे हैं? ये जो हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, इससे हमको फूड मिल रहा है, राइट? हम क्यों खाते हैं खाना? इट इज वेरी बट ऑब्वियस कि जो भी हम फूड खाते हैं, इट गिव्स अस एनर्जी टू सर्वाइव लाइफ, टू सस्टेन लाइफ. जो भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी. और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फूड से, खाने से, राइट? तो यही पॉइंट मैंने फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूड किया है. सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, फ्रॉम बोथ. दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी जनरल इंफॉर्मेशन जो हम सबको पता है, राइट? थर्ड पॉइंट में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि we have a large growing population और सबकी food requirements को meet करने के लिए we need regular production, proper management and distribution of food. Okay, so this was pretty it in the first slide. Let us move to the second slide. Second slide says agricultural practices. And what are agricultural practices? वो practices जो हम follow कर रहे हैं step by step crop को produce करने के लिए, that are agricultural practices. Okay, now यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्रॉप की डेफिनेशन लिखी है, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था. When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, cereals, vegetables, fruits. This I've already explained. Okay, अब let us see classification of crops. On what basis? On the basis of the season in which they grow. कुछ क्रॉप कुछ सीजन में ग्रो होते हैं, कुछ क्रॉप डिफरेंट सीजन में ग्रो होते हैं. लाइक कुछ हमारा रेनी सीजन में ग्रो हो रहा है लाइक राइस, फिर अपना मेज हो गया, ये सब रेनी सीजन में ग्रो होता है. फिर अपना व्हीट वगैरह विंटर सीजन में ग्रो होता है. ओके,
सो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं कि उन क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है. व्हाट इज इट? सबसे पहला है खरीफ क्रॉप्स. व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. लाइक उनका जो सीड सोइंग है, जो भी हम बीज वगैरह बोते हैं, वो हम जून या जुलाई में बोते हैं और हम हार्वेस्ट उसको सितंबर या अक्टूबर में करते हैं. उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स ऑफ पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. ये सारे आपके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हैं. डू नॉट मिक्स अप द एग्जाम्पल्स. अभी जब हम सेकंड क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप देखने वाले होंगे तो फिर से एग्जाम्पल्स आएंगे उसके भी. डू नॉट मिक्स दोस एग्जाम्पल्स. ओके, अच्छे से ध्यान में रख के आपको इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना है. ओके, सिंपली दोज आर खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट इज राबी क्रॉप्स. अब राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं. मतलब हम उनके बीज अक्टूबर या नवंबर में सो कर रहे हैं और उनको हार्वेस्ट करने का टाइम क्या रहता है? मार्च या अप्रैल में. हार्वेस्ट कब करते हैं? जब क्रॉप अपना मेच्योरिटी पीरियड में आ जाता है, क्रॉप फुल्ली ग्रोन है ना, देन वी हार्वेस्टेड. तो वो राबी क्रॉप हुए. व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स ऑफ व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड. अगेन दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी. अच्छे से ध्यान रख के आपको याद करना है एग्जांपल्स. नॉट मिक्स द एग्जांपल्स. ओके, मार्क्स तक हो जाएंगे. ओके, वन मोर थिंग इज दैट एक थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप भी होते हैं जिनका आपके एनसीईआरटी में टर्म नहीं गिवन है. इट इज नोन एज ज़ैद क्रॉप. एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. इट इज नोन एज ज़ैद क्रॉप्स. नाउ यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस टर्म बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट हम नॉलेज के लिए तो पढ़ ही सकते हैं, राइट? सिर्फ आपको एनसीईआरटी में एक लाइन दी है दैट पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस. अब मैंने आपको खाली बताया कि रेनी सीजन क्रॉप है, राबी बताया कि विंटर सीजन क्रॉप है. ओके, तो समर सीजन में भी तो कुछ क्रॉप्स ग्रो करते ही होंगे. फील्ड को खाली तो छोड़ा नहीं जाता होगा और ग्रो करते भी हैं, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो सिर्फ समर सीजन के लिए सूटेबल है. तो ऐसे क्रॉप्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स और पल्सेस होते हैं जिनको ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं. ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन. अगर आपको एग्जाम में क्लासिफिकेशन आता है, यू जस्ट हैव टू राइट टू टाइप्स. दैट इज वन इज खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप. राइट इट्स डेफिनेशन, राइट व्हेन इट इज सोन एंड व्हेन इट इज हार्वेस्टेड एंड द एग्जांपल्स. ओके, नाउ अभी जो मैंने आपको कहा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो हो रहा है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए. कि क्रॉप की हमने सीड को सो किया, वो मेच्योरिटी पीरियड आया उसका, वो हार्वेस्ट हुआ, उसको हमने स्टोरेज किया और फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर दिया हमारे घर तक. तो प्रोसेस्ड पूरा बन के फूड जो आता है उसका क्या क्या स्टेप है वो हम देखने वाले हैं. ओके, सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड इज सोइंग, बीज बोना. ओके, third is adding manures and fertilizers. Fourth is irrigation. Fifth is protection of weeds. Sixth is harvesting. And then seventh is storage. अब ये सारे पॉइंट्स क्या है, सबका मतलब क्या है, सब में क्या मैनेजमेंट हो रहा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, नाउ दिस इज एन इमेज शोइंग अ फार्मर बेबी एंड उसने एक हैरो पकड़ा हुआ है. ओके, दिस हैरो इज यूज्ड फॉर वीडिंग एंड टिलेज एंड ऑल. ओके, so now let's move on to our next slide, that is preparation of soil. अभी मैंने जो agricultural practices आपको दिखाया उसका फर्स्ट जो स्टेप है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का, जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इवन बिफोर सोइंग the seeds we need to prepare the soil first. Okay, ऐसा नहीं है कि this is the land और आपने जाके बस सीड को सो कर दिया. It is not like that. Okay, so the most and the first important step is the preparation of soil. तो preparation of soil में क्या क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक्चुअली हम लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं. ओके, लूजनिंग एंड टर्निंग का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे. इससे क्या होता है, जब हम सॉइल को टर्न करते हैं तो वो लूज होता है. अब जब वो लूज होता है तो जो भी क्रॉप्स के रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो डीप पेनिट्रेट कर सकती है, वो बहुत अंदर तक सॉइल के इजिली जा सकती है. राइट, इजिली अगर सॉइल लूजन होगा तो वो रूट्स इजिली ब्रीथ कर पाएंगी. ओके, now you guys must be thinking, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily?
और आपका भी फेस अभी इस तरह बना हुआ होगा। ओके, सो लेट अस रिमूव योर कंफ्यूजन नाउ। जो लूजन सॉइल है वो क्यों रूट्स को ब्रीथ करने में हेल्प कर रहा है? जो लूजन सॉइल होता है, जो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट इन द सॉइल। हमने बहुत ही लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं कि अर्थवॉर्म इज नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड अर्थवॉर्म। ऐसे क्यों हम कहते हैं? बिकॉज इट फर्दर हेल्प्स टू टर्न एंड लूजन सॉइल। वो आगे भी टर्निंग और लूजनिंग के प्रोसेस को इजी बनाता है और उसमें ह्यूमस ऐड करता है। ओके, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज नथिंग बट द पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जब हमारे plants and animals become dead, okay, so their bodies go through a process of decomposition, मतलब उनकी bodies सड़ने लगती है over time। okay, तो जब वो partially decompose होता है, मतलब half decompose होता है, पूरा पूरा decompose नहीं हुआ रहता है, तब हमको एक dark organic matter मिलता है, that is humus। okay, so let us quickly see some photos of this stilling and plowing and also photo of farmer friend, that is earthworm। I know आप बिल्कुल भी earthworm नहीं देखना चाह रहे होंगे, but देख लेते हैं। ओके, सो ह्यूमस का मैंने मतलब बताया है, इसको अपन लिख भी लेते हैं so that we don't forget it। okay, what is humus? It is nothing but the partially decomposed matter। ये लिखना बहुत important है क्योंकि it is not fully decomposed। okay, it is partially decomposed। I am still new to this board, so writing is not that much good, but it's okay। Partially decomposed, black और dark ज्यादा suitable होगा। Partially decomposed, dark, it is actually same black brownish, okay, dark organic matter। okay, और ह्यूमस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। ये ह्यूमस ऐड हो रहा है तो इससे फायदा क्या हो रहा है? एक्चुअली जो ह्यूमस होता है इट इंक्रीजेस द सॉइल्स फर्टिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कैसे इंक्रीज करता है? इट एक्चुअली मेक्स द सॉइल पोरस। मतलब सॉइल में ना पोर्स जो होते हैं वो मैक्सिमाइज कर देता। अब पोर्स मैक्सिमाइज करने से क्या होता है? जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, पानी अब्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना? अब पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बढ़ रही है सॉइल की तो ऑफ कोर्स फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, एंड ऑफ कोर्स हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प होगा, है ना? सो दैट इज इट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब टर्निंग एंड लूजनिंग, तब से मैं आपको कही जा रही हूँ कि वी हैव टू टर्न एंड लूजन द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फील्ड और इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द सॉइल। तो हम कर क्यों रहे हैं? होता क्या है, जो हमारा प्लांट, जो हमारा सॉइल होता है उसके सिर्फ टॉप लेयर्स से स्टार्ट करके सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स तक ही प्लांट ग्रोथ इज सपोर्टेड। उसके नीचे प्लांट ग्रोथ इज नॉट सपोर्टेड, है ना? तो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट नॉट, जो भी हमारे सॉइल में है वो हमारे ऊपर के लेयर्स में ही प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि हमारा जो प्लांट है जहाँ पे ऊपर वाले लेयर में है इट ग्रोज एफिशिएंटली। ओके, सो हमारे सॉइल में ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब कुछ प्रेजेंट है। इन एडिशन टू इट क्या होता है, जब हमारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम डेड, जब वो मर जाते हैं, जो डेड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो, मैंने बताया कि टाइम के साथ डिकम्पोजिशन प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, सड़ने वाला प्रोसेस होता है उनमें। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो नीचे वाले लेयर्स में चला जाता है सॉइल में, है ना? क्या हुआ, दिस दिस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यहाँ पे कोई डेड प्लांट एंड एनिमल आया, ओवर एंड ओवर और इयर्स, एज इयर्स पास बाय, तो और वो नीचे नीचे चले जाते, राइट? फिर जैसे इरोजन होता है तो यहाँ का सॉइल टेक्स ओवर दिस एरिया ऑफ द सॉइल, है ना? यहाँ का सॉइल आके इस सॉइल के ऊपर आया, तो धीरे धीरे वो नीचे जाते रहता है। तो जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स है, ऑफ कोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जो उनके बॉडी में प्रेजेंट है वो
आ रहा है सॉइल में, वो सॉइल में जा रहा है, ओके, तो वो नीचे नीचे चले जाता है। तो जब हम टर्न एंड लूजन करते हैं सॉइल को, तो वो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है जहाँ पे हमारा प्लांट ग्रोथ हो रहा है, तो उससे हमारा प्लांट ग्रोथ और efficiently होने लगता है। Okay, so that is why we turn and loosen the soil. Now, if this question comes in exam, why is turning and loosening of soil important? I hope you will be able to write it nicely. Okay. नेक्स्ट इज द स्ट्रेस इन्वॉल्व इन सॉइल प्रिपरेशन। अभी हमने ये जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा सॉइल प्रिपरेशन, ओके, सो इसमें सिर्फ हमको टर्न और लूजन ही नहीं करना है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है बेटर क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, है ना, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहला है हमारा मैन्यूरिंग, ओके। Even before loosening and turning of the soil, we need to add manure to the soil. पहले क्यों डालना है, बाद में क्यों नहीं डाल सकते? पहले इसलिए डालना है क्योंकि जब हमने सपोज मैन्योर स्प्रे कर दिया सॉइल पे, अब हम सॉइल को टर्न एंड लूजन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में पूरी प्रॉपरली मैन्योर मिक्स हो जाएगा सॉइल में, है ना। अब सपोज तुमने टर्निंग पहले ही कर दी, उसके बाद तुम मैन्योर स्प्रे कर रहे हो, अब तुमको क्या पता कि यहाँ पे ज्यादा मैन्योर हो गया, यहाँ कम हो गया, सो यूनिफॉर्मली तो मिक्स करना पड़ेगा ना सॉइल में, तो दैट्स व्हाई वी फर्स्ट डू मैन्योरिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग सो दैट मैन्योर मिक्सेस प्रॉपर्ली विद द सॉइल। नाउ सेकंड स्टेप इज प्लाइंग। व्हाट इज प्लाइंग? प्लाइंग इज नथिंग बट जो सबसे मैं आपको लूजनिंग और टर्निंग के बारे में बता रही हूँ ना, दैट इज ओनली प्लाइंग। प्लाइंग और टिलिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग का एक और टर्म भी है, दैट इज टिलिंग एंड प्लाइंग। लूजनिंग बोलो, टर्निंग बोलो, टिलिंग बोलो या प्लाइंग बोलो, एक ही बात है, ओके। अब ये जो हम प्लाइंग कर रहे हैं, ये ऑफकोर्स हम हैंड से तो करेंगे नहीं, इट इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट दैट इज नोन एज प्लाउ, ओके। जो जिस इम्प्लीमेंट या जिस टूल से हम प्लाइंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लाउ, एंड इट कैन बी वुडन प्लाउ और इट कैन बी आयरन प्लाउ, ओके। नेक्स्ट इज लेवलिंग। अब ये क्या है, जब आपने सॉइल को टर्न एंड लूजन कर दिया है, ओके, होता क्या है, अब तुमने टर्न लूजन तो कर दिया है, होता क्या उससे ना, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन जाते हैं, बड़े छोटे बट क्लम्स बन जाते, ओके। अब ये क्लम्स तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा ना यार, how will you how will you be able to grow healthy plants, how will you be able to carry out the process of sowing or irrigation, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। the process of breaking these big crumbs is known as leveling, okay। अब लेवलिंग है तो ऑफकोर्स फिर से हाथ से नहीं करेंगे हम, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट या टूल लगेगा, इम्प्लीमेंट के टूल का नाम है लेवलर, ओके। सबसे पहले हम ने किया मैन्योरिंग, फिर अपन ने टर्न या लूजन किया, दैट इज नोन एज टिलिंग या प्लाइंग, एंड देन इट इज नोन एज leveling, okay। अब इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द क्रॉप्स, ओके। होता क्या है, जब अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है, इट्स वेरी ड्राई, तो इवन बिफोर मैन्योरिंग यू नीड टू डू इरिगेशन, ओके। पर अगर द सॉइल इज इन अ गुड कंडीशन, इट इज नॉट मच ड्राई, तो आप इरिगेशन लेवलिंग के बाद करते हैं, ओके। तो ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉइल प्रिपरेशन, मैन्योरिंग, प्लाइंग, लेवलिंग एंड देन इरिगेशन। एक इमेज इंक्लूड की है मैंने इरिगेशन की, ओके, सिंपल। नेक्स्ट, we'll be talking about agricultural implements, okay। What are implements? Implements are nothing but simply tools, okay। tools मतलब जो भी हमारा मशीन है या टूल है या जो भी इम्प्लीमेंट है, वो हमारे वर्क को इजी करता है, ओके। with the hand it's not easy to turn or loosen the soil or to level the soil, है ना। तो प्लाउ तो मैंने अभी आपको बताया था, why is plow used? सबसे पहला इम्प्लीमेंट अपना प्लाउ है, ओके। मैंने अभी आपको प्लाउ बताया था कि टिलिंग में तो यूज हो ही रहा है, साथ में इसके और दो फंक्शंस है, तो थ्री मेन फंक्शंस में आपके आ जाएंगे, टिलिंग द सॉइल, सेकंड में आएगा आपको एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। अभी मैंने बताया जब आप मैन्योरिंग कर देंगे, उसके बाद अगर आप टिलिंग करते हैं, तो मैन्योर इज डिस्ट्रीब्यूटेड और मिक्स्ड प्रॉपर्ली विद द सॉइल, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और मिक्स्ड प्रॉपर्ली in the soil, okay। Third is removing the weeds। weeds क्या होते हैं? weeds are nothing but the unwanted या जिसको आप कहते हो जंगली पौधे जो कि उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ, वो क्या करते हैं, they deprive the main crop from their nutrients।
जैसे आपने फील्ड भी देखा होगा खाली, वहां पे जंगली घास वगैरह उग जाते हैं ना, तो जब क्रॉप के साथ ये सब उग जाते हैं, जंगली घास वगैरह उग जाते हैं, तो इनको निकालना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करते हैं, वो उनसे न्यूट्रिएंट्स छीन लेते हैं, उनका न्यूट्रिएंट, उनका सनलाइट, उनका वाटर मिनरल सब छीन के खुद ग्रो करते हैं। तो आपका जो मेन क्रॉप है वो तो इट विल डाई, इट इज गोइंग टू हार्म द क्रॉप, दैट्स व्हाई रिमूविंग द वीड्स इज नेसेसरी। तो यहाँ पे भी हम वीड वीड लिख लेते हैं, हालांकि मैं आगे आपको वीड्स अच्छे से और पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे लिख लेते हैं द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग क्रॉप्स। ओके, it is unwanted plants. ओके, आगे मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वैसे यू मस्ट बी क्लियर विद व्हाट नीड्स इज नाउ। ओके, plow are actually animal driven. Okay, it can also be tractor driven, but यहाँ पे हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इट्स written that it's animal driven, मतलब एनिमल्स के पीछे प्लाव को बांध दिया जाता है। अभी जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्लाव पढ़ाऊंगी तो आपको वहां पे समझ आएगा कि कहाँ पे कैसे एनिमल्स के साथ में उसको वर्क कराया जाता है। So either a pair of bulls can be used or even horses or camels can also be used. Okay, मतलब they are used. Okay, अब अपन parts of plow पढ़ेंगे, तो let us understand it with the help of a diagram. ओके, सबसे पहला हमारा पार्ट है प्लाउ शेयर। प्लाउ शेयर कहाँ पे है ये डायग्राम में, यहाँ पे प्लाउ शेयर है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इट इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, मतलब ये लोहे का बना हुआ होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि यही सॉइल में जाता है टर्निंग और लूजनिंग के लिए, है ना, तो इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड पार्ट इज आर प्लाउ शैफ्ट, ये है प्लाउ शेयर जो कि अपने प्लाउ शेयर और बीम को जोड़ के रखा है, ये लॉन्ग वुडन होता है ये, एंड इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ शाफ्ट। ओके, थर्ड इज अपना बीम। अब ये जो बीम है ना, ये बीम इज यूजुअली प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ बुल्स। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक और डायग्राम दिया है जहां पे आपको बुल्स के नेक पे ये पार्ट दिखेगा, ये जो पार्ट है ये बुल के नेक पे रखा जाता है। ठीक है, बुल आगे आगे चलती है और पीछे से सॉइल का प्लाइंग और टिलिंग प्रोसेस चलते रहता है। ओके, सो ये तीन मेन पार्ट है। एक और पार्ट है हैंडल। हैंडल इज एट द एंड ऑफ अ शाफ्ट। शाफ्ट, ये देखो, ये प्लाउ शेयर के एंड पे जो हैंडल है ना, ये है। यहाँ पे बुल रहती है और यहाँ पे कोई भी इंसान या कोई भी फार्मर है जो उसको पकड़ सकते हैं, ताकि प्लाइंग होती रहती है और ये आगे चलते रहता है और यहाँ से प्लाइंग कैरी ऑन होती रहती है। तो ये फोर मेन पार्ट्स है प्लाउ के। ओके, that this you have to keep in mind. एक last point included है, indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. मतलब आजकल wooden plow ज्यादा यूज नहीं हो रही, आजकल आयरन प्लाउज ज्यादा यूज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी एंड द क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द आयरन प्लाउ। जैसे बहुत हार्ड सॉइल है, बहुत हार्ड क्लेई सॉइल है, उसको इजिली हम आयरन प्लाउ के हेल्प से कर सकते हैं ना। आयरन इज ऑफ कोर्स हेवियर देन वुड, तो वो इजियर वर्क को इजी करने के लिए नाउडेज आयरन प्लाउज आर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट टूल इज हो। हो का अपन डायग्राम देख रहे थे, दिस इज अ हो। फिर एक और टूल पढ़ेंगे अपन, कल्टीवेटर, उसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ है ना। अभी मैं आपको कह रही हूँ ना, एनिमल ड्रिवन प्लाउ, ट्रैक्टर ड्रिवन प्लाउ, इसका मतलब यही है कि एनिमल ड्रिवन मतलब जिसके सामने एनिमल लगा हो और पीछे वो इम्प्लीमेंट लगा हो। ट्रैक्टर ड्रिवन मतलब ट्रैक्टर सामने लगा हो और उसके पीछे वो इम्प्लीमेंट लगा हो, है ना। ये कल्टीवेटर इज दिस कल्टीवेटर इज ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ओके, सो अपन हो के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज हो? It is a simple tool for removing weeds and for loosening the soil. Okay, ये सेंटेंस का पार्ट नीचे शिफ्ट हो गया है, but that's okay. तो हो के क्या दो मेन फंक्शंस हैं। जैसे मैंने आपको प्लाव के तीन मेन फंक्शंस बताए थे, वन इज टिलिंग, वन इज रिमूविंग वीड्स एंड द थर्ड इज मिक्सिंग द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। वैसे ही हो के भी अपने पास दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज रिमूविंग वीड्स एंड सेकंड इज लूजनिंग द सॉइल, है ना। तो मेन फंक्शंस आपको ध्यान में रखना है, किसका क्या मेन फंक्शन है। ओके, अब ये हो भी वुडन भी होता है, आयरन भी होता है। ओके ना, यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसके
उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखा है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड ब्लैक बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ओके, ये हो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो है। इसमें कहा गया है कि एक एंड में बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड, कोई भी एक एंड में बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड। यहाँ पे ये है, ये बेंट प्लेट है ना। तो इससे क्या होता है, इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, है ना। अब बीड्स को रिमूव करना है, प्लांट्स को रिमूव करना है, तो ये इसको चलाते रहते हैं आगे से, और ये दिस बेंट प्लेट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और वो बीड कटते रहते हैं, है ना। और हो इज एनिमल ड्रिवन, है ना। यहाँ पे एनिमल सामने, बीम, बीम मतलब यहाँ पे दैट इज प्लेस्ड ऑन टू द नेक ऑफ एनिमल्स एंड देन दैट हो इज पुल्ड, और उसका अपना काम चलते रहता है। ओके, so first was plow, second is hoe, and the third one is now cultivator. अभी मैंने आपको बताया ट्रैक्टर ड्रिवन। आजकल जो प्लाइंग है ना, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से किया जाता है। इट्स मोर इजियर, यू नो। एनिमल्स के साथ जब अपन कर रहे थे, तो आई शो यू एनिमल ड्रिवन प्लाउ है। यहाँ पे एक हैंडल गिवन था ना, ये यहाँ पे एक हैंडल गिवन है। दिस मीन्स कि यहाँ पे फार्मर को ऑलरेडी प्रेजेंट रहना पड़ेगा वहां पे। एनिमल भी आगे मूव ऑन करता रहेगा, प्लाइंग होती रहेगी, बट दैट फार्मर हैज टू बी प्रेजेंट ओवर देयर, कि वो उस हैंडल को पकड़ेगा और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, है ना। ऑफ कोर्स दिस इज मोर लेबोरियस, है ना। अगर आप कुछ भी मशीन से कर रहे हो, वो ज्यादा इजी होगा देन डूइंग इट विथ योर ओन सेल्फ। अपने हाथ से करना है ना। तो ट्रैक्टर ड्रिवन इसलिए आजकल यूज होते हैं क्योंकि इट मेक्स द वर्क इजियर, इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स द लेबर, है ना। क्योंकि लेबर भी अगर आप लगा रहे हो, एक मेन कामों को, तो पूरे फील्ड में बहुत सारे काम होते होंगे। तो हो सकता है कि वो उस काम को उस टाइम पे कर ना पा रहा हो, तो उसके फिर लेबर अपॉइंट करने पड़ेंगे। और अगर लेबर अपॉइंट करेगा तो ऑफ कोर्स लेबर कॉस्ट भी लगेंगे ना। लेबर तो फ्री में तो काम नहीं करेगा, है ना। तो इट इज गोइंग टू सेव योर लेबर एंड टाइम, है ना। Now, let us move on to the next slide. So now here we come to the second step of our crop production, that is sowing. सबसे पहला अपन ने फील्ड प्रिपरेशन या फिर सॉइल प्रिपरेशन देख लिया है कि कैसे हमको फील्ड को प्रिपेयर करना है बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग का मतलब क्या है, बीज बोना। ओके, दैट इज। अब सोइंग से पहले अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा सीड्स को। कैसे सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स, हेल्दी सीड्स, है ना। जो सीड्स हमको हाई ईल्ड दे सके, ईल्ड मतलब उपज। ओके, जो हमको हायर प्रोडक्शन दे सके, वैसे गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स हमको सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम, अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं बाय विच द हेल्दी एंड गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। एक मेथड है हमारे पास, सीड्स को हम पानी में डाल देते हैं। ओके, एंड देन वी स्टर एंड देन वी वेट फॉर सम टाइम। तो उससे क्या होता है, कुछ सीड्स तैर के ऊपर आ जाते हैं और कुछ सीड्स नीचे ही रह जाते हैं पानी में। जो तैर के ऊपर आ जाते हैं वो यूजुअली अनहेल्दी सीड्स होते हैं। वो क्यों अनहेल्दी सीड्स होते हैं, होता क्या है, जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं ना, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं। अब अंदर से कुछ चीज हॉलो हो गया तो ऑफ कोर्स लाइटर हो जाएगा इन वेट, इट विल बिकम लाइटर इन वेट। जब वो वेट में कम हो जाता है तो फिर वो ऊपर तैरने लगता है ना। एनीथिंग दैट इज लाइटर इन वेट विल फ्लोट ऑन द वाटर, ये तो बेसिक साइंस है, वी ऑल नो दैट। तो उससे क्या होता है, अनहेल्दी सीड्स ऊपर आ जाते हैं और हेल्दी सीड्स नीचे रह जाते हैं। तो अपन फिर बाय मैकेनिकल मेथड्स, मतलब हाथ से फिर उन अनहेल्दी सीड्स को हटा सकते हैं और हेल्दी सीड्स को चूज कर सकते हैं। ये एक सीड सिलेक्शन का मेथड आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल था, दैट आई इंक्लूडेड ओवर हियर। और भी मेथड्स होंगे, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप। ओके, ट्रेडिशनल टूल यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हाट इज दिस नाउ। जैसे कि मैंने फील्ड प्रिपरेशन में आपको इम्प्लीमेंट्स या टूल्स बताए थे, वैसे ही सोइंग में भी कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं अपन, है ना। इंस्टेड ऑफ मैन्युअली थ्रोइंग द सीड्स, अगर अपन कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उससे जो सीड है अपन प्रॉपर डिस्टेंस में सो कर पाएंगे, है ना। अगर जब अपन ऐसे यूजुअली जब अपन ऐसे मैन्युअली बाय ब्रॉडकास्ट मेथड ऐसे ही सीड्स को फेंक देते तो कहीं ज्यादा सीड कहीं कम सीड, वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, सो एक टूल है दैट इज शेप्ड लाइक अ फनल, इसका हम एक डायग्राम भी देख लेते हैं। ओके, इट इज शेप्ड लाइक अ फनल, यहाँ पे देखो, इट इज शेप्ड लाइक अ फनल। ओके, यहाँ पे फार्मर्स या जो भी है,
यहाँ से सीड डालते हैं। ओके, ये लॉन्ग पाइप है, सीड वहां से पूरे पाइप के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ नीचे जाता है। नीचे ना उस पाइप के शार्प एंड्स होते हैं, सो दैट इट पियर्सेस इनटू द सॉइल। ऐसा नहीं है कि अपन को सीड को सॉइल के जस्ट ऊपर ऊपर डाल देना है। प्रोसीजर ये होता है कि हमको सॉइल के थोड़ा सा नीचे, नॉट ऐसा नहीं कि बहुत ही नीचे डाल देना, जिस सॉइल के थोड़ा सा नीचे सीड जाता है, फिर उसको सॉइल से कवर किया जाता है। अगर ऊपर ही अगर आपने सीड छोड़ दिया, इट में बी ईटन बाय सम बर्ड्स और एनिमल्स, या फिर एयर से ही वो सीड डिस्पर्स हो सकता है, राइट? तो वो सीड को अगर तो सॉइल के थोड़ा सा नीचे डालना पड़ता है, सॉइल सीड को सॉइल से कवर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना है। ओके, सो ये एक मेथड था थ्रू फनल, और ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम का मेथड है। अब और मॉडर्न मेथड्स आर यूज्ड फॉर द सोइंग सीड्स। हाउ इज इट डन? यहाँ पे सोइंग को भी ट्रैक्टर ड्रिवन कर दिया गया है, और उस इम्प्लीमेंट का नाम है सीड ड्रिल। ओके, उस इम्प्लीमेंट का नाम क्या है? सीड ड्रिल। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ओके, आई होप रेड कलर इज विजिबल। इफ इट्स नॉट, लेट अस यूज माय फेवरेट कलर, दैट इज येलो। ये ये सीड ड्रिल अटैच्ड है, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल अटैच्ड है। यहाँ सीड ऑलरेडी फिल कर दिया जाता है, ट्रैक्टर आगे मूव करते रहता है, सीड ड्रिल से सीड्स नीचे सॉइल के गिरते रहते हैं। अब ये मॉडर्न टेक्निक है, मतलब ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल वाले में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स होंगे। तो क्या एडवांटेजेस सीड ड्रिल के? सीड ड्रिल को क्यों यूज किया जा रहा है? तो सबसे पहला अपना पॉइंट है, इट सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब इक्वल डिस्टेंस में सीड सोइंग करना और इक्वल डेप्थ में, सॉइल के इक्वल डेप्थ में डालना इज नेसेसरी। यू ऑफ कोर्स नो, अगर अनइक्वल डिस्टेंस होगा तो उससे दिक्कत आएगी। सपोज एक सीड यहाँ है, उसके जस्ट बाजू में दूसरा सीड डाल दिया गया, तो प्लांट्स को ग्रो करने में ऑफ कोर्स दिक्कत आएगी। ओके, सेकंड है अपना, इट इंश्योर्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अभी मैंने आपको बताया था कि सोइंग का प्रॉपर मेथड यही है, दैट दिस इज द सॉइल, यू सो द सीड एंड देन up to some depth in the soil, and then you cover that seed in the soil so that it is getting protected from being eaten by the birds. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी लिखा है, this protects seeds from being eaten by birds. Okay, now it saves time and labor. Of course, ट्रैक्टर ड्रिवन है, ट्रैक्टर चल रहा है, टाइम तो ऑफ कोर्स बच रहा है, लेबर कॉस्ट भी बच रहा है ना, कि ट्रैक्टर को तो कोई एक ही जन ड्राइव करेगा, राइट? ओके, और अगर अपन फनल मेथड से कर रहे थे तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा फील्ड है, कोई एक फनल और कोई एक लेबर तो लगेगा नहीं। वी विल नीड मोर फनल्स, विल नीड मोर लेबर, ताकि इतने बड़े फील्ड में सोइंग कैन बी डन in an appropriate time. Okay, next is appropriate distance between the seeds is necessary. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ना, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस में क्यों सीड्स को प्लांट कर रहे हैं, उसका यहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ है, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। मतलब खिचड़ पिचड़ जो अपन कहते हैं हिंदी में, उसको अवॉइड करने के लिए अपन सीड ड्रिल यूज करते हैं, ताकि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में हो। उससे क्या होता है, हर एक प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, सफिशिएंट एयर वाटर सब कुछ प्रोवाइड हो, है ना? अगर ओवर क्राउडिंग है तो then both the plants start competing for nutrients, sunlight and all. Okay, so that is why seed drill is important. ये अपन ने सेकंड क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस कर लिया, दैट इज सोइंग। फर्स्ट अपना सॉइल प्रिपरेशन था, सेकंड वाज सोइंग। नाउ थर्ड इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर? ये अपना थर्ड प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का। ओके, तो क्या होता है अपना मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स? इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, डिफरेंशिएट व्हाट इज मैन्योर। सी, दिस इज मैन्योर। ओके, अभी मैं थोड़ी देर से आपको फर्टिलाइजर भी दिखाऊंगी। अभी देख लेते हैं, एक काम करते हैं। सी, दिस इज फर्टिलाइजर। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो आई विल टेल यू, बट फर्स्ट इसको साथ में पढ़ के देख लेते हैं कि होता क्या है ये। ओके, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants. Now, I have already taught you and we already know कि सॉइल में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो हमको और डालने की क्या जरूरत है? जब सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्रॉप्स उसी को यूज करें। हम क्यों अपना रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं? होता क्या है, जब अपन कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं, सपोज आज एक क्रॉप प्लांट किया, ओके, सॉइल में तो मिनरल प्रेजेंट है, दैट मिनरल विल बी यूज्ड बाय दैट क्रॉप। अब अपन ने हार्वेस्ट कर लिया, दूसरा क्रॉप प्लांट किया,
फिर तो मिनरल्स तो डिप्लीट हो गए ना, इतना सारा मिनरल्स कहाँ से आएगा सॉइल के पास, तो हमको ऊपर से ऐड करने का जरूरत है, ऊपर से मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत है टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. ओके, so that is why manures and fertilizers are important. That is why we are putting more resources. Okay, सो मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स का ये वाला डेफिनेशन तो मैंने देख लिया है, इंपॉर्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट एक बार रीड भी कर लेते हैं. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. कंटीन्यूअस कल्टीवेशन मतलब बार बार कल्टीवेशन करने से makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add more manures to the feed to replenish the soil with nutrients, of course. Okay. Improper or insufficient manuring results in weak plants. Of course, अगर nutrients नहीं provide होंगे तो weak हो जाएंगे plants. Like us, like we humans, plants are also living organisms. जैसे हमको food चाहिए to provide energy for our life processes, they also need food to get energy for their several life processes. Okay, they also carry out the process of respiration, है ना? They also have to do several life processes to sustain life. Okay, सो अगर हम प्रॉपरली नहीं मैनेज करेंगे तो वो वीक हो जाएंगे एंड देन वी फेस क्रॉप लॉसेस. ओके, नेक्स्ट, आप अपन ने मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स को कंबाइंड फॉर्म में तो पढ़ लिया, और अपन इसका प्रिपरेशन भी देखेंगे. ओके, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड. तो ये एक मैनुअल का फोटो मैंने लगाया हुआ है, इमेज लगाया हुआ है. हाउ इज इट प्रिपेयर्ड. फार्मर्स या जो भी मैनुअल प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे मैनुअल को प्रिपेयर करते हैं. ओके, होता क्या है, फार्मर्स मेक अ पिट इट एंड इट इज एन ओपन पिट, दे डू नॉट कवर इट. ओके, और उसमें क्या वो प्लांट और एनिमल वेस्ट डंप कर देते हैं, लाइक एनिमल डंग, प्लांट रेसिड्यूज, जो भी लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं ना, जो भी रहते हैं वो उस पिट में डंप कर देते हैं. एंड देन दे अलाउ इट टू डिकम्पोज. डिकम्पोज मतलब सड़ना. ओके, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे देन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ दैट डिकम्पोजिशन. अब वो जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है, जो फुल्ली डिकम्पोज्ड मैटर होता है, उसको ही ऑर्गेनिक मैन्योर या खाद की तरह यूज करते हैं. पार्शियली डिकम्पोज का मतलब मैंने क्या बताया था, इट इज ह्यूमस. जब वो फुल्ली डिकम्पोज हो जाता है तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है. अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं मैन्योर की. इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. मैंने पहले ही बताया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है. ज्यादा पानी होल्ड कर पाएगा सॉइल तो ज्यादा फर्टाइल होगा. ओके, it makes the soil porous due to which exchange of gas becomes easy. Soil की pores increase कर देता. pores increase करने से water holding capacity भी बढ़ती है और exchange of gases भी easy हो जाता है. So that roots breathe air easily, है ना? roots को भी air चाहिए breathe करने के लिए. Okay, next is it increases the number of friendly microbes. Okay, it increases the number of friendly microbes. Microorganisms are necessary. Okay. Next is why they are necessary, by the way, to increase the fertility of the soil. It's clear. It improves the texture of soil. What do you mean by the texture of soil? Texture? Texture is actually the sand, silt and clay percentage. मतलब जिस सॉइल में प्रॉपर प्रोपोर्शंस होते हैं ना इन तीनों के, वो सॉइल बेटर या बेस्ट माना जाता है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटा सा कि टेक्सचर में क्या मतलब है. sand, silt and clay percentage, है ना? proportions होते हैं इनके. इनके proper proportions make a soil fertile or non fertile. Okay, now next. Okay, now let us move to fertilizers. What are fertilizers? Okay, fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. किसी एक न्यूट्रिएंट में रिच होता है फर्टिलाइजर. दैट इज फर्टिलाइजर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. जैसे कि मैन्यूर्स दे आर मेड इन द फील्ड्स बाय द फार्मर इटसेल्फ. fertilizers are actually chemicals that are produced in factories. For example, urea, ammonium sulfate, super sulfate, potash, NPK. और आपको बोला ना कि एक ही न्यूट्रिएंट में या दो तीन न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में फर्टिलाइजर्स रिच नहीं होते. जैसे कि अपन यूरिया का एग्जांपल ले सकते हैं. ये जो यूरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है. इट इज CO NH2 होल ट्वाइस. ओके, तो
यूरिया इज एक्चुअली रिच इन नाइट्रोजन। यूरिया इज रिच इन नाइट्रोजन। वैसे अमोनियम सल्फेट है, ये भी नाइट्रोजन और सल्फर में रिच है। सुपर फॉस्फेट है, इट इज रिच इन फॉस्फोरस, ऐसे होता है। ओके, पोटैश इज रिच इन पोटेशियम, एनपीके इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ओके, now the use of fertilizers, now you have heard about the green revolution that occurred in 1960s, तो उसमें भी it was emphasized to use fertilizers by the farmers. Okay, इस फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या हुआ था, जो अपने फसल की है बेटर उपज मिली थी, लाइक बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स वाज सीन इन व्हीट, पैडी एंड मेज। और सिर्फ व्हीट, पैडी और मेज में ही नहीं, बाकी क्रॉप्स में भी फर्टिलाइजर से बेटर यील्ड देखने को मिला है। बट सिंस फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज और दे आर नॉट मेड इन फील्ड्स, है ना, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स केमिकल्स है, तो केमिकल्स तो हार्म करती ही है। तो excessive use of chemicals, chemical fertilizers has made the soil less fertile, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस की है। और वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स मिलता है, सोर्स बन जाता है। ये कैसे वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन जाता है, जैसे जब अपना बारिश वगैरह होती है, when it rains and all, okay, so these fertilizers are usually carried away or washed away, and then they just go to the nearest stream or river, and you know then the rivers are further joined by more big rivers and lakes and all. Okay, so इससे क्या होता है, अपना वाटर पोल्यूशन होता है। okay, केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं वाटर में, ऑफ कोर्स वाटर पोल्यूशन हो रहा है। अभी जो मैंने बार बार आप लोगों को बोला कि सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है फर्टिलाइजर्स के यूज से, सो हम क्या कर सकते हैं कि हम मेंटेन करके चले सॉइल की फर्टिलिटी, नॉट ओनली फॉर नाउ बट ऑल्सो फॉर द कमिंग ईयर्स, क्योंकि हमें सिर्फ अभी तो क्रॉप प्लांट नहीं करना है, प्लान करके रुक नहीं जाना है, आगे भी क्रॉप्स को प्लांट करना है। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट और मेजर्स दैट वी कैन टेक। ओके, सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। मतलब अभी मैंने आपको फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस बताया, बट मैन्योर्स का एज सच कोई डिसएडवांटेज है नहीं। मैन्योर्स को हम फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हैं नेचुरली, बट फर्टिलाइजर्स क्या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर हो रही है, एंड फैक्ट्रीज में लाइक केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर द सॉइल, क्योंकि वो फर्टिलिटी को भी डिक्रीज कर रहा है एंड ऑल्सो वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। मतलब दो, सपोज एक क्रॉप आपने ग्रो किया, उसको हार्वेस्ट कर दिया, फिर कुछ टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेटेड या फैलो, मतलब फ्री छोड़ दे, उसमें कोई भी क्रॉप ना अपन ग्रो करें टिल द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। उससे क्या होगा, इट हेल्प्स द सॉइल और द लैंड टू naturally regain its fertility. Okay, this can be a way. Next way can be crop rotation. What is crop rotation? Growing crops alternatively, different crops alternatively. Like uh, इस सीजन में तुमने एक क्रॉप ग्रो किया, नेक्स्ट सीजन में तुम दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट इस क्रॉप ने यूज कर लिया है, दूसरा क्रॉप वो न्यूट्रिएंट दे के जा सके। ऐसे क्रॉप्स प्लांट किए जाते हैं, सब जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप के बाद दूसरे नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करना। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया है, लाइक फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। इससे क्या हुआ, it helps in the replenishment of the soil with nitrogen. अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं क्यों कह रही हूँ कि लेग्यूमिनस को वन सीजन में ग्रो करो, उसके बाद नॉन लेग्यूमिनस ग्रो करो। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में एक्चुअली राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, इसका कंसेप्ट पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। होता क्या है, जो हमारे प्लांट्स है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इन प्लांट अब्सॉर्बेबल फॉर्म्स, मतलब उन फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे वो प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सके, लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में, रूट में कुछ नोड्यूल्स होते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया दैट इज नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। तो वो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, उसको प्लांट अब्सॉर्बेबल फॉर्म में जैसे कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, एंड देन इट
just fixes the atmospheric nitrogen. तो जब वो convert हो जाता है, plants can readily absorb those nutrients. Okay, तो इसीलिए हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अब जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, सॉइल को नाइट्रोजन रिच नहीं बना रहे, बट जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वो सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देते हैं। सपोज हमने आज या इस क्रॉपिंग सीजन में वीट ग्रो किया, वीट ग्रो कर लिया, वीट ने सॉइल का नाइट्रोजन यूज अप कर लिया है, अब अपना जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो गया समझ लो। नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जब आप एक लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं या कोई भी फोडर क्रॉप इज नथिंग बट द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर फीडिंग एनिमल्स, ओके, जैसे कि हे मेज वगैरह, ओके। तो आप नेक्स्ट सीजन में लेग्यूम ग्रो कर दो, उससे क्या होगा, जो भी नाइट्रोजन यूज हो चुका है सॉइल से, फिर से नाइट्रोजन रिगेन हो जाएगा सॉइल में। नाइट्रस कैन बी अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी। तो क्या क्या फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमने पढ़ा, एक रिप्लेसिंग फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर, एक हम कुछ टाइम के लिए फैलो छोड़ सकते हैं फील्ड को, ज्यादा टाइम के लिए रिमेंबर यू डोंट हैव टू लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, उससे इरोजन प्रॉब्लम्स और बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। थर्ड बेस्ट एंड द बेस्ट, you know, last and the best way is crop rotation. You also know by now why crop rotation is best. Next, कंबाइंड वे में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को पढ़ लिया, और अलग अलग भी पढ़ लिया कि मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, उनके प्रिपरेशन मेथड्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखिए। अब लेट अस क्विकली जस्ट समराइज एंड रिवाइज इट इन अ टैबुलर फॉर्म, ताकि आपको डिफरेंस ही पता चल जाए। ऑल्सो यू विल just notice in any of your paper pattern कि ये question is a fixed question every year। मतलब किसी भी स्कूल में किसी भी एग्जाम में आप देखोगे कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर इज अ मस्ट क्वेश्चन, ये आता ही आता है, मे बी फॉर 2 marks or maybe for 5 marks। तो आपके एनसीईआरटी बुक में देयर वर 4 points, आई हैव इंक्लूडेड 5 points so that अगर आपके 5 marks में भी आता है यू डू नॉट लूज योर मार्क्स, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। मैंने आपको पहले प्रिपरेशन मेथड बताया था कि फार्मर पिट में प्लांट और एनिमल वेस्ट डालते हैं, उसमें प्लांट रेसिड्यूज और एनिमल वेस्ट में कैटल डंग आ जाता है, आल्सो इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस। बट फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर नेचुरल इसलिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं, बट फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, okay। Also I told you that fertilizer is made in factories, this can be a second point of difference, but manure is prepared in the fields। Third point of difference is manure adds a lot of humus to the soil। Humus मैंने आपको बताया है, what is it? It is partially decomposed organic matter, but fertilizer do not provide any humus as such, okay। Fourth point of difference can be it is relatively less rich in plant nutrients। जो manures है अपने वो plant nutrients में less rich होते हैं, okay। But जो fertilizers है they are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, okay। Also manures is slowly absorbed by plants, it takes time for the plants to absorb manures, but जो fertilizer है थोड़ा जल्दी and fast absorbing होते हैं। So this is the difference between fertilizer and manure। Let's move to the next slide। Now next we move on to the next process of crop production, that is irrigation। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया। 3 steps हमने पहले ही पढ़ लिया है। What was the first one? Field preparation or soil preparation। Second one was sowing of seeds या बीज बोना, and third was adding manures and fertilizers। Now fourth we are going to study is irrigation। Irrigation क्या होता है? Supply of water to crops at regular intervals। जैसे हम लोग को भी पानी चाहिए रहता है टू सर्वाइव लाइफ, वैसे ही प्लांट्स और क्रॉप्स आल्सो रिक्वायर वाटर टू सस्टेन लाइफ। तो रेगुलर इंटरवल्स में जो भी क्रिटिकल स्टेजेस आते हैं उसमें वाटर प्रोवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ दिस टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, जब हम इरिगेशन कर रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी से हम इरिगेट कर रहे हैं फील्ड को, इट depends on what? It depends on the crop,
इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल एंड इट डिपेंड्स ऑन द सीजन, क्या सीजन चल रहा है। जैसे कि वी ऑल वेरी वेल नो कि समर्स में ज्यादा पानी लगेगा, राइट। रेनी सीजन है तो ऑलरेडी क्रॉप्स आर गेटिंग वाटर फ्रॉम रेन, ओके, सो वी डोंट नीड टू प्रोवाइड मच वाटर। वैसे ही सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है, क्लेई सॉइल है तो थोड़ा कम वाटर लगेगा। उसी जगह अगर सॉइल थोड़ा ज्यादा सैंडी टेक्सचर का है तो हमें थोड़ा ज्यादा वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉप ऑल्सो। जैसे कि हमने पैडी या राइस, चावल की खेती देखी है, ओके, द फील्ड्स आर यूजुअली फ्लडेड विथ वाटर, यूजुअली ना फ्लड करना ही पड़ता है वाटर से, अदरवाइज राइस का क्रॉपिंग वोंट बी पॉसिबल, ओके। तो ये हमने देख लिया। नाउ व्हाई इज इरिगेशन इंपॉर्टेंट? वी आर प्रोवाइडिंग इट वाटर, टाइमली दे रहे हैं, क्यों, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ मेंशन किए, लेट अस रीड इट वन बाय वन एंड आल्सो अंडरस्टैंड इट। सबसे पहला पॉइंट है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ऑफ कोर्स अगर सूखा पड़ा हुआ है तो द सीड्स वोंट जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब सीड्स में से प्लांट्स वोंट कम आउट, ओके। Second will be nutrients that are dissolved in the water are transported to each part of the plant. Next but obvious, हमने अगर कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया है सॉइल में और वाटर भी प्रोवाइड किया है तो होगा क्या, बोथ विल डिसॉल्व। तो जब प्लांट्स वाटर अब्सॉर्ब करेंगे तो डायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट्स भी अब्सॉर्ब हो जाएंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आवर थर्ड पॉइंट, that is water also protects the crop from both frost and hot currents. जो वाटर है इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम हीट एंड कोल्ड करंट्स, है ना। फ्रॉस्ट मतलब जो कोल्ड करंट्स आते हैं और हॉट एयर करंट्स, यू नो, ओके। फोर्थ वन इज टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। ऑफ कोर्स मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। अगर प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो आपको दिखेगा कि प्लांट्स यूजुअली विल्ट और ड्रूप, है ना, मतलब वो ऐसे मुरझा जाते हैं, राइट। So this is why irrigation is important. Also now we see some sources of irrigation that you very well know. Wells matlab kuआ, tube well, you know, that is the hand pumps and all, okay. Ponds, you know, lakes, rivers, dams and canals. These are some sources of irrigation. Okay, now let us move on to the next slide. Okay, now अगेन यहाँ पे भी हम सेम वही देखेंगे जैसे हमने पिछली बार सोइंग में भी ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी हम ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड दोनों देखेंगे। ऑफ कोर्स मॉडर्न मेथड्स बेटर होते हैं क्योंकि वो टाइम और लेबर दोनों सेव करते हैं, ओके। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे क्या है। ये जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, जो भी अपने पास वाटर अवेलेबल होता है कुएं में या लेक्स में या कनाल्स में, अब वाटर तो अवेलेबल है, अब तुमको उसको लेना भी तो है फील्ड तक पहुंचाने के लिए, एक एक क्रॉप तक पहुंचाने के लिए, उसको तुम कैसे डिराइव करोगे, है ना। तो पहले तो कैटल और ह्यूमन यूज होते थे, है ना। कैसे कि पानी ले लेके जाते थे और फिर डालते थे ऐसे। तो ये मेथड्स चीपर तो थे, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट तो थे, बट लेबोरियस हो जाते थे, इन द सेम टाइम ज्यादा टाइम लगता था, उतना एफिशिएंसी नहीं मेंटेन होता था। तो क्या क्या ट्रेडिशनल वेज थे, कुछ ट्रेडिशनल वेज हमें एनसीईआरटी में लिस्टेड है, उनके बारे में यू डोंट नीड टू लर्न, बट उनका नाम जरूर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है मोट और द पुली सिस्टम। दिस इज वेरी कॉमन एंड यू मस्ट हैव सीन इन वेरियस हाउसेस, मतलब आपने भी कई घरों में देखा होगा, अब तो वैसे नहीं होता है, बट कुआं तो आपने देखा ही होगा। मोट में क्या है, एक ऐसा पुली सिस्टम रहता है, इसलिए इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे रोप इज अटैच्ड, यू कैन सी। तो ये जो रोप है, या तो ये बाय एन एनिमल इट इज पुल्ड, या कोई इंसान ही इसको पुल करता है। एक और एंड पे बकेट रहता है ना। तो आप यूजुअली उस बकेट को डालते हो वेल में एंड देन यू पुल आउट द बकेट, है ना, तो उससे पानी निकलता है, देन इट इज यूज। तो ये मोड सिस्टम आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट सिस्टम है अपना चेन पंप। ये सी, दिस इज द चेन पंप। चेन पंप में यूजुअली क्या रहता था, दो व्हील्स होते हैं, एक व्हील ये है, एक और व्हील नीचे की तरफ अटैच्ड होता है, ठीक है। रोप इज पुल्ड और नीचे एक बकेट रहता है, ओके। रोप इज पुल्ड, बकेट पानी में जाता है, फर्स्ट इट इज पुश्ड, ओके, ऑफ कोर्स, फिर बकेट पानी में जाता है, देन द रोप इज पुल्ड, बकेट ऊपर आता है एंड देन द वाटर इज यूज्ड, ओके। सो दिस इज द चेन पंप सिस्टम।
Next, this is a Dhekli system. For this, I need to rub this. Okay. Now, this is the Dhekli system. Okay, Dhekli में आपको दिख रहा होगा कि क्या कैसे यूज हो रहा है. एक तरफ एक इंसान खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बकेट इज देयर, है ना. होता क्या है, ये जो स्टिक है, इस स्टिक को पहले रिलीज किया जाता है. इट गोज डाउन, पानी ऊपर, पानी बकेट में फिल होता है, देन द स्टिक इज पुश्ड, तो वो बकेट ऊपर आता है, पानी यूज कर सकते हैं. दिस इज द धेटली सिस्टम. नाउ इज द राहत सिस्टम और द लिवर सिस्टम. इसमें क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एनिमल, इट गोज अराउंड, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये एनिमल आगे आगे चलते रहता है, और ये गोल गोल घूमता है, और ये जो पुली है ये अपना गोल गोल घूमता है, एंड द वाटर इज राइट. ओके, सो दिस वर द 4 ट्रेडिशनल वेज, जिसमें सिर्फ यू नीड टू memorize the names or the terms of the system. You don't need to go in depth of what these systems are. Okay, but still I gave you a short overview of it. Okay, now pumps are commonly used for lifting water. हाँ, different kind of motor या pump होते हैं ना, जो केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना, वो होते हैं पंप्स. और ये पंप्स को सिर्फ पानी ड्रॉ आउट करने के लिए नहीं, वाटर ड्रॉ आउट करने के लिए नहीं, बल्कि डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी में भी यूज किया जाता है. पंप्स के कुछ और भी यूजेस दिए हैं, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी. ओके, अपार्ट फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर. सो नेक्स्ट इज आवर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके, एज आई टोल्ड यू, जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं, इट सेव्स आवर लेबर एंड टाइम बोथ. ओके, यहाँ पे ये देखो लिखा है, इट हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली मतलब अपना जो इकोनॉमिक यूज हो रहा है, जो रिसोर्सेस का यूज हो रहा है, वो लेस हो रहा है. 2 टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स आपको देखने को मिलेगा. वन इज द स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड दिस इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम. एंड सेकंड जो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, इट विल बी द ड्रिप सिस्टम. ये दोनों जो सिस्टम्स है, इसमें वाटर का कम से कम यूसेज होता है. मतलब हमारे जो वाटर रिसोर्सेस है वो भी बचते हैं, है ना. वाटर को हमको सस्टेनेबली, मतलब ऐसे यूज करना है ताकि वाटर डिप्लीशन ना हो जाए, है ना. वाटर स्कार्सिटी कितना प्रॉब्लम है इन सो मेनी एरियाज, यू वेरी वेल नो दैट. ओके, सो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं. क्योंकि इस इमेज से तो क्लियर ही है कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है. ये जो नोजल्स होते हैं, इससे वाटर इज स्प्रिंकल्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ शावर्स ऑफ रेन, जस्ट लाइक द शावर्स ऑफ रेन. ओके, और ये जो नोजल्स है ये इवन रोटेट भी होते हैं, मतलब ऐसे रोटेट भी होता रहता है, वाटर स्प्रिंकल होता रहता है, तो वो पूरे फील्ड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है. Let us quickly read this now. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. I told you जहाँ पे water scarcity होती है, वहाँ पे ये बहुत ही useful system है. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top. I told you these nozzles are usually rotating. Are joined to the main pipeline. Main pipeline से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा. Main pipeline भी तो होता है जहाँ से water supply हो रहा है, खुद से तो water supply ही नहीं होगा, of course. Okay, okay. Now, when water is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of pump, of course, पानी अगर तुमको डिराइव करना है ग्राउंड से या कहीं से, तो तुमको एक पंप लगाना पड़ेगा, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है. इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स. ये रोटेटिंग नोजल से पानी निकल रहा है, इट मीन्स द वाटर इज एस्केपिंग. ओके, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. I already told you. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several others. तो ये कहाँ यूज होता है, लॉन्स में, कॉफी प्लांटेशन में, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. ओके, सो दिस ये एग्जांपल्स ध्यान में रखना. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम. नाउ लेट अस सी द ड्रिप सिस्टम. These two images I have included. और ये क्लोजर व्यू मैंने देने का ट्राई किया है कि कैसा होता है. ड्रिप सिस्टम एक मोर इकोनॉमिकल वे है. स्प्रिंकलर सिस्टम से भी ज्यादा इकोनॉमिकल है ड्रिप सिस्टम, क्योंकि वाटर बिल्कुल ड्रिप बाय ड्रिप बिल्कुल पर्टिकुलर क्रॉप के पास गिरता है, जरा भी वाटर वेस्टेज नहीं होता है इसमें. ओके, लेट अस रीड इट. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. मैंने बोला बिल्कुल डायरेक्टली क्रॉप के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर फॉल होता है, एंड दिस इज द ड्रिप सिस्टम. इट इज द बेस्ट टेक्निक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू.
फॉर वॉटरिंग फूड प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। और जैसे कि मैंने पिछले वाले में बोला था, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है बिल्कुल, है ना। कौन सा किस प्लांट, कौन सा किस टाइप ऑफ क्रॉप के लिए यूजफुल है, दैट यू नीड टू नो। Next is water is not wasted at all. I told you it is very economical, is the most economical, and it is boon in the regions where availability of water is poor. Of course, boon मतलब एक आशीर्वाद की तरह है उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ये देखो, ऐसे करके ड्रिप सिस्टम होता है, ऐसे पाइपलाइंस बड़े बड़े लगाए जाते हैं, और क्लोजर व्यू में अगर मैं दिखाऊं तो इस पाइपलाइन में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक आउटलेट दिया रहता है वाटर, ताकि ड्रिप बाय ड्रिप उस प्लांट के पास गिरते रहे। इस पर्टिकुलर प्लांट के पास एक ऐसे कुछ बना दिया जाता है, so that the water comes out और ड्रिप बाय ड्रिप उस प्लांट के रूट के पास वो गिरता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है वीड्स। वीड्स मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि वीड्स जंगली पौधे या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दैट डिप्राइव द मेन क्रॉप्स ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट एंड वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑल। अपन ने इरिगेशन तो कर दिया है, पर अब जब वीड्स, जो कि ये जंगली पौधे जब उग आते हैं हमारे क्रॉप्स के साथ, तो उनसे कैसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम वीड्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। द अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विद द मेन क्रॉप्स। रिमेंबर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अनडिजायरेबल मतलब वी डू नॉट रिक्वायर दोस प्लांट्स। ऑफ कोर्स जंगली प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं, हमको तो अपना, सपोज मैंने अगर राइस क्रॉप प्लांट किया, हमको तो अपना राइस क्रॉप प्लांट करना है, तो अनडिजायरेबल प्लांट्स तो हमें चाहिए ही। ओके, सो इनसे प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। नाउ वीडिंग। व्हाट इज वीडिंग? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। अब वीड्स उग के तो आ गए हैं, अब उनको रिमूव करना है, तो उनके रिमूवल के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाई व्हाई डू वी हैव टू रिमूव वीड्स? ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट we'll see it again. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. As I already told you, जो वीड्स होते हैं वो मेन क्रॉप को डिप्राइव कर देते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट सनलाइट रहता है वो खुद लेते हैं और खुद ग्रो होते हैं, और क्रॉप को वो नहीं लेने देते, तो हमारा मेन क्रॉप तो ग्रो ही नहीं हो पा रहा है यार। तो अब क्या करें? ये देखिए, ये एक इमेज है जहाँ पे जो हमारा फार्मर है, और वो वीडिसाइड स्प्रे कर रहे हैं। वीडिसाइड मतलब वीड वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट किल वीड्स। ओके, वो ये पीछे एक बैग कैरी किया हुआ है, इसमें वीडिसाइड भरा हुआ है और वो स्प्रे कर रहा है प्लांट्स पे। ओके, नाउ जो वीडिसाइड्स होते हैं, आई टोल्ड यू दीज आर द केमिकल्स दैट किल वीड्स। अपन इसको लिख लेते हैं सो दैट वी डोंट फॉरगेट कि वीडिसाइड्स क्या होता है। वीडिसाइड्स यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, chemicals that kill weeds. Okay, we decide the chemicals that kill weeds. अब नोट करने की बात ये है, they are sprayed during the vegetative growth. Vegetative growth क्या होता है? Vegetative growth मतलब जो जो हमारा पीरियड रहता है बिफोर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग वाला जो पीरियड रहता है, जो हमारा ग्रोथ स्टेज रहता है क्रॉप का, उसे वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। क्यों? होता क्या है, इट इज इजियर टू इरेडिकेट द वीड्स एट देयर अर्लियर सीडलिंग स्टेज, है ना। अगर वो ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द वीड्स। इसलिए जब वीड्स का वेजिटेटिव ग्रोथ रहता है, उसी टाइम हम उसमें वीडिसाइड स्प्रे करके, बिफोर उसका कोई फ्लावरिंग फॉर्मेशन हो रहा, बिफोर उसका कोई सीड फॉर्मेशन हो रहा, उसी टाइम हम वीडिसाइड्स को स्प्रे करते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द हमारा बीज फील्ड से चला जाए या किल हो जाए। ओके, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना है ना, कि आगे सीड फॉर्मेशन भी हो रहा है, प्लानिंग भी हो रहा है, पर डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए वेजिटेटिव ग्रोथ में मार डालो। ओके, फार्मर्स अडॉप्ट many ways to remove weeds and control their growth. Of course, अगर वीड्स हैं तो सिर्फ वीडिसाइड से तो कोई मेथड होगा नहीं, बहुत सारे वेज होंगे। तो लेट अस सी व्हाट आर दोस वेज।
Now methods to remove weeds. Okay. सबसे पहला मेथड जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, it is tilling before sowing of crops. Helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. मैंने सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बताया था, we turn and loosen the soil, which is known as tilling or plowing. तो जब हम टिलिंग करते हैं, तो टिलिंग से क्या होता है, अपना बहुत हद तक क्या सारे ही जो बीड्स रहते हैं बिफोर सोइंग वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, एंड देन दे गेट ड्राइड अप एंड मिक्स विद द सॉइल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ टिलिंग. नेक्स्ट अपना पॉइंट है, जो अपना बेस्ट टाइम है फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे ही अगर हम वीडिसाइड स्प्रे कर देते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है. अगर फ्लावरिंग भी हो गई और सीड फॉर्मेशन भी होगा, फिर डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए वीड्स को करना. ओके, नाउ the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. And this is done with the help of a खुरपी. Let me explain you this point. Manual removal मतलब हाथ से weeds को remove करना, physically remove करना. अब by uprooting them मतलब जड़ से उसको निकालना, है ना. अगर अपन हाथ से करते हैं तो जड़ से उस weed को ऐसे निकाल देते हैं, या फिर हम ग्राउंड से बिल्कुल क्लोजली उसको कट कर देते हैं. अब अगर तुम उसको ग्राउंड से क्लोजली कट कर रहे हो और जड़ से नहीं निकाल रहे हो, तो फिर तुमको वीडिंग टाइम टू टाइम करना पड़ता है. ओके, बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम अप्रूट कर रहे हो या जड़ से निकाल रहे हो तो तुम्हें टाइम टू टाइम नहीं करना पड़ेगा. अप्रूट करने के बाद भी हो सकता है कि वीड आ जाए, तो दिस हैज टू बी डन टाइम टू टाइम. ओके, एंड नाउ दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. खुरपी में आगे आपको दिखाऊंगी व्हाट इज अ खुरपी. सीड ड्रिल भी यूज होता है बीज को अप्रूव करने के लिए. मैं आपको इमेज के हेल्प से बताती हूँ. ये जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, ओके, द शार्प स्पाइक्स, these are helpful for the removal of weeds also. अब खुरपी का भी डायग्राम देख लेते हैं, अपन इमेज देख लेते हैं. एक्चुअली दिस इज अ खुरपी, यू मस्ट हैव सीन इट. ओके, इसको ऐसे करके weeds निकालते हैं. ओके, अभी मैंने बताया weedicides, these are certain chemicals that are used to kill weeds. एक एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में weedicides का, that is 2,4-D. and remember that this is a very important example of weedicide. 2,4-D बिल्कुल याद रखें. जब when you go to higher classes, you will learn that 2,4-D is actually a plant growth regulator, that is auxin. Abhi you don't need to remember that, just for knowledge I told you. Okay. Next is, these are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. होता क्या है, जो अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके दिमाग में कि वीडिसाइड्स डाल रहे हैं, तो क्या अगर हमारा जो मेन क्रॉप भी वो अगर मर गया या उसको डैमेज हो गया तो? नो, ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं ये जो सिर्फ बीड्स को ही टारगेट करते हैं. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. ऑल्सो द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर. ओके, मतलब उनमें पानी मिलाकर उनको डाइल्यूट किया जाता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड स्प्रे नहीं किया जाता है. ओके, ये कॉन्सेंट्रेटेड बिल्कुल स्प्रे करने में इट इज गोइंग टू हार्म द हेल्थ ऑफ द क्रॉप्स. ओके, ओके, ऑक्यूपेशनल हजार्ड. व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्यूपेशनल हजार्ड? ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन को कैरी आउट करते हुए अगर आपको उससे कोई हेल्थ हार्म हो रहा है तो दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड. मैंने आपको भी बताया वीडिसाइड्स केमिकल्स है और हार्म डेफिनेटली होता है आपको. ओके, तो डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? क्या कुछ इफेक्ट होता है? द आंसर इज यस, होता तो है इफेक्ट. तो उससे कैसे बचा जाए? वी द फार्मर्स should use these chemicals very carefully. उनको अपना nose and mouth कवर करना चाहिए, also hand gloves वगैरह पहनने चाहिए during spraying those chemicals. कैसे स्प्रे करते हैं मैंने आपको अभी एक इमेज दिखाई थी. Now comes the fifth step of crop production, that is harvesting. अभी तक अपन ने कितने स्टेप्स पढ़ लिए? 4 स्टेप्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. सबसे पहला था अपना फील्ड प्रिपरेशन, सेकेंड वाज आवर सोइंग, then third was our adding fertilizers and manures, and then fourth one was irrigation, जिसके बीच में हमने weeding वगैरह भी पढ़ लिया है. Okay, now fifth one is harvesting. The main step
मान सकते हैं द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट गेट्स मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जैसे ही क्रॉप विल अटेन सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, फिर उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, नाउ हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, ओके, या फिर ग्राउंड के पास से उसको कट कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ कोर्स, है ना, वहीं से तो हम सीड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब एक क्रॉप को 3 to 4 months लगता है मेच्योरिटी अटेन करने में। मतलब आपने सीड सो कर दिया, उसके बाद एटलीस्ट 3 to 4 months लगता है कि वो पूरा मेच्योर हो जाए, एंड देन वी कैन हार्वेस्ट इट। नाउ इंडिया में हार्वेस्टिंग इज डन बाय अ सिकल और बाय अ मशीन नोन एज हार्वेस्टर। तो सिकल ऐसे दिखता है, सिकल आपने देखा ही होगा। इसको यहाँ से हैंडल, इस हैंडल से यहाँ से इसको पकड़ा जाता है, एंड देन इट इज कट लाइक दैट। ओके, वेट, ओके, नाउ आप हार्वेस्टर का भी एक डायग्राम देख लेते हैं। यू कैन सी दिस इज अ हार्वेस्टर। ओके, नाउ in the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. chaff मतलब हमारा जो भी भूसा होता है, जैसे हमने पूरा प्लांट पार्ट ऐसे करके उखाड़ा है, जो भी हमारा स्टेम पार्ट है, जो भी भूसा वाला पार्ट है, उसको सीड से अलग करना है ना, क्योंकि सब तो अपन, वी विल नॉट बी ईटिंग दैट फोडर, ओके, वी जस्ट नीड द ग्रेन सीड्स, है ना, वहां से आगे की प्रोसेसिंग कंटिन्यू होती है। ओके, सो वो सीड्स को शाख से अलग करना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ओके, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये threshing can be done with the help of a machine known as combine. See, this is a thresher, okay, and this is a combine. इसमें थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों लगा रहता है, मतलब ये हार्वेस्ट भी करता है क्रॉप्स को और थ्रेशिंग भी करता है, मतलब सीड्स को शाफ्ट से अलग भी कर देता है। ओके, नाउ एक छोटा सा नोट है कि जो फार्मर्स रहते हैं, जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स रहती है, मतलब छोटे लैंड वाले जो फार्मर्स रहते हैं, जो ज्यादा रिच नहीं रहते, जिनके पास बड़ी ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड नहीं होती है, वो थ्रेशिंग के प्रोसेस को बाय विनोइंग करते हैं। आई हैव नॉट इंक्लूडेड द पिक्चर ऑफ विनोइंग हियर, बट आई टेल यू व्हाट इज इट। इट इज टेकन इन अ टाइप ऑफ अ प्लेट और अ कंटेनर, ओके, उसमें आपका ग्रेन और शार्प दोनों रहता है, देन इट इज अलाउड टू फॉल। तो जो हमारा ग्रेन रहता है वो हेवियर रहता है, तो वो सामने गिरता है, और जो भी अपना शैप रहता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहता है, वो इट बीइंग लाइटर इट फॉल्स बैकवर्ड्स। तो ऐसे ग्रेन और शार्प अलग हो जाते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक छोटे से बॉक्स में दिया गया था। इसमें क्या है बेसिकली, जब हमारा क्रॉप मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, ओके, तब जब हार्वेस्ट का टाइम आता है, तो ये फेस्टिवल्स इंडिया में जनरली सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब क्यों हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, सी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बाय द फार्मर। कितना ही काम रहता है फील्ड में, पहले इस फील्ड को प्रिपेयर करो, फिर सोइंग करो, फिर उसमें इरिगेशन इंटरवल्स मेंटेन करना, वीडिंग एंड ऑल मेंटेन करना। इट इज सो लेबोरियस. It requires so much of hard work and effort, also your time, also so many resources. तो जब हम वो प्यारे बिल्कुल ग्रेन लेडेड फसल देखते हैं पूरे लैंड में, ऑल गोल्डन, तो यूजुअली फार्मर्स का जो हार्ट है दैट फिल्स विद सो मच ऑफ जॉय एंड सो मच ऑफ अ सेंस ऑफ वेलबींग की यस, देयर हार्ड वर्क हैव ब्रॉट दिस फ्रूट्स एंड सम रिजल्ट्स। तो इस जॉय को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो you must have heard of Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali. These are all harvest festivals. And this is a small para that I've written on harvest festivals. You can just go through it. Okay. अब हम इस चैप्टर का आप कह सकते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं, बिल्कुल ही पढ़ने जा रहे हैं, विच इज द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब इस प्रोड्यूस को कैसे मैनेज करें कि इसके हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द 6th स्टेप, है ना। 5 स्टेप्स अपन ने पूरे हार्वेस्टिंग तक के देख लिए थे, अब ये हमारा 6th स्टेप है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जो ग्रेन हमने आफ्टर थ्रेशिंग शाफ्ट से अलग कर लिया, वो ग्रेन हमारे पास है, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हम अगर हमारे पास
सरप्लस है, सरप्लस मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्रेन्स है, तो उसको तो स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं, वी कैन नॉट ट्रांसपोर्ट इट लाइक दैट। तो स्टोर एफिशिएंटली कैसे करें, लेट्स सी। ओके, इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर एक्स्ट्रा सरप्लस है तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। उसको अपन को फिर मॉइस्चर से बचाना है, नमी, नमी खराब कर देगी। इंसेक्ट से बचाना है, रैट्स, यू नो रैट्स कितना डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, आपके हाउसेस में भी होंगे। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स, जैसे कि फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह अटैक से हमको बचाना है। ओके, सो आपको ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो अपना हार्वेस्टेड ग्रेन्स होता है, इनमें बहुत मॉइस्चर होता है। इनफैक्ट हार्वेस्ट करने से पहले क्रॉप पे मेच्योरिटी भी मॉइस्चर परसेंटेज से देखी जाती है। जब देखा जाता है कि इतना मॉइस्चर है, तभी उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है क्रॉप्स को। ओके, सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स पे डेफिनेटली बहुत मॉइस्चर होता है। तो जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, अभी अभी तुमने फ्रेशली हार्वेस्ट किया है, फ्रेशली थ्रेश किया है, वो अगर बिना आग में सुखाए, बिना ड्राई किए स्टोर कर दिए, इट मे गेट स्पॉइल। ओके, नमी के कारण। नाउ यू नो दैट फंगाई ग्रो इन ह्यूमिड प्लेसेस। ओके, तो उसके कारण फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देंगे, देन इट मेक्स देम अनफिट टू यूज फॉर जर्मिनेशन। तो इसलिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले हमको उसको प्रॉपरली धूप में ड्राई करना पड़ता है। ओके, ताकि उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो उससे क्या, जो हमारा पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगल अटैक है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। ना इम्पोर्टेंस तो देख लिया। अब वेयर आर दीज ग्रेन स्टोर, इतना सारा ग्रेन होगा, ऐसे तो नहीं है किसी रूम में डाल दिया है, लॉकर में डाल दिया, तो कहाँ उसको स्टोर करते हैं। Farmers store their grains in jute bags और metallic bins, मतलब jute bags में या मेटल के बिन्स में यूजुअली स्टोर किया जाता है। और ज्यादा अगर लार्ज स्केल में क्रॉप्स या ग्रेन्स प्रोड्यूस हो गए, तो उसको कहाँ स्टोर करते हैं, साइलोज या ग्रेनरीज में। साइलोज और ग्रेनरीज का मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर दे। ओके, घर पे यूजुअली ड्राइड नीम के पत्ते डाले जाते हैं फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। ओके, और जब बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो बड़े बड़े गोडाउन्स में डाले जाते हैं आफ्टर गिविंग देम सम स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स। ओके, कुछ ना कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, सो दैट दोज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट्स इन्फेस्टेशन। ओके, तो ये है साइलोज, ऐसे सिलेंड्रिकल टैंक्स होते हैं एंड दे आर वेरी ह्यूज। ओके, इसमें ग्रेन स्टोर किए जाते हैं। और ग्रेनरीज देख लो, ऐसे बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे ऐसे जूट बैग्स है, ये जूट बैग्स में ऐसे करके स्टोर किए जाते हैं। ओके, नाउ अभी मैंने कहा था कि घरों में ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड, है ना, टू स्टोर grains. So mothers put some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. So let's see this daily life example. क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो ड्राइड नीम लीव्स है, दे प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इसलिए उसको जार्स में, जहां पे भी बीट रखा हुआ है, जो भी ड्रम में रखा हुआ है, नीम लीव्स डाल दिया जाता है, ताकि फर्दर कोई भी इंसेक्ट पेस्ट अटैक ना हो, फ्यूचर में कोई भी इंसेक्ट पेस्ट। ओके, नाउ we move to the very last topic of this chapter, and इसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, फूड फ्रॉम एनिमल्स या फिर एनिमल हस्बेंड्री। क्या है ये, मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फूड फ्रॉम एनिमल्स, सिर्फ फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स वाला तो हमने देख लिया कि कैसे फूड हमको मिलता है। अब एनिमल्स से भी जो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मिलता है, मिल्क, मीट एंड ऑल, वो कैसे होता है, क्या नाम है, सब कुछ हम देखते हैं। ओके, इट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, एज आई टोल्ड यू। नाउ इसका एक बड़ा सा डेफिनेशन लिखा है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, देन वी विल रीड दिस डेफिनेशन टुगेदर। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। ओके, सबसे पहले हम सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं या फील्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकेंड इज वी आर सोइंग द सीड्स, then third is we are applying different manures and fertilizers, then fourth is we are irrigating the field, फिर हम weedicides वगैरह स्प्रे करते हैं to protect our field from weeds. Okay,
उसके बाद हम क्रॉप्स को मेच्योरिटी अटेन होने के बाद हार्वेस्ट करते हैं. देन थ्रेशिंग, दैट इज रिमूवल ऑफ ग्रेन्स एंड द शाफ्ट. ओके, एक्चुअली सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ्ट. एंड देन द स्टोरेज. ठीक है. वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री के लिए, या एनिमल्स जो हमें फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एनिमल्स को भी फार्म या होम में रेयरिंग की जाती है. ओके, that is they also need to be provided with good food and shelter, and they also needed to be taken care of. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑफ कोर्स तुम्हें भी केयर चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी इक्वली केयर चाहिए. ओके, when this is done on a large scale, जब इसको large scale में for commercial purposes किए जाते हैं, it is known as animal husbandry. Quickly हम ये definition पढ़ लेते हैं. The process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is known as animal husbandry. Okay. अब एनिमल हस्बेंड्री में फिश एंड ऑल इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, जनरली जिसे हम पिसिकल्चर कहते हैं, इट्स नॉट देयर इन योर बुक. ओके, सो फिश इज गुड फॉर हेल्थ. ओके, वी गेट विटामिन डी फ्रॉम फिश. किस हम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि हम यूजुअली मार्केट में कॉड लिवर ऑयल पिल्स आर अवेलेबल. ओके, उस पिल्स को अगर हम लेते हैं, दे आर वाइडली रिच इन विटामिन डी. ओके. Okay, now we finish this chapter. Okay, this is a short summary of the chapter जिसे हम अब रिवाइज कर लेते हैं. ऑल्सो जब आप ये सारी समरी रिवाइज भी कर लोगे ना, उसके बाद आप इसके एक एक पॉइंट को बहुत ही प्रिसाइसली और डीपली विद देयर मीनिंग आंसर कर पाओगे. आपके टीचर कहाँ से भी आपको कहीं से भी क्वेश्चन बीच में से बिटवीन द चैप्टर्स दे देते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे. ओके, सो लेट्स समराइज इट वन बाय वन. Okay, first point is, in order to provide food to a growing population, we need to adopt certain agricultural practices. Okay, second is, same kind of plants cultivated at a place constitute a crop. In India, crops can be broadly categorized into two types based on season, Rabi and Kharif. Remember, Rabi crops मैंने बताया था जो कि विंटर में प्लांट करते हैं, Kharif crops जो कि मॉनसून में प्लांट करते हैं. Okay. It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plovers and levelers are used for this purpose. For tilling, plows are used, and for leveling, levelers are used. Sowing of seeds at appropriate depths and distances gives good yield. अच्छी उपज के लिए it's important. Okay. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drill. Modern method is seed drill. Traditional मैंने क्या बताया था? Funnel. Okay. Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manures and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. Okay. Supply of water to crops at appropriate intervals is called irrigation. Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Okay. Harvesting is the cutting of the mature crop manually or by machines. Separating of the grains from the chaff is called threshing. Proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. Food is also obtained from animals for which animals are bred. This is called animal husbandry. Okay, so this brings us to the end of this chapter, and also I would like to take a pause on this chapter because our next video will be on covering the NCERT solutions of this chapter. If you found this video helpful, then do like this video, press the subscribe button, and also do not forget to press the bell icon so that you never miss on upcoming videos. Comment down your doubts. I'll be more than happy to answer them, and share it among your friends. I'll meet you in the next video of NCERT solutions. Till then, keep studying. Take care. Bye-bye.